हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। प्रॉफिट लॉस की 9th वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 10th से डिस्काउंट स्टार्ट होगा। आज ये लास्ट होगी जिसमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस की बात होगी CPSP की। अगली वीडियो से मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे और इसके पैरेलल में मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस भी स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज उसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। जो व्हाट्सएप पे डाउट्स आते हैं मैक्सिमम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के आ रहे हैं आजकल, जिससे पता चल रहा है कि यार आपके पास वो तरीके हैं ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के। मतलब तरीके छोड़ो, आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहे। इट मीन्स आप नहीं बना पा रहे उनको। तो वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि अब टाइपिंग आने वाली है जूनियर असिस्टेंट की। तो उसके बाद कितना टाइम है, 1-1.5 महीना हो रहा है। मज़े से कवर हो जाएगा सारा सिलेबस, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि जो स्टार्ट किया अब इसका एंड करना तो ज़रूरी है ना। मतलब प्रॉफिट लॉस में जानता हूँ थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं। इतना कंटेंट जो है तो वो 1-2 वीडियो में मैं नहीं समेट के दे सकता हूँ आपको कि मैं आपको कुछ 20-25 क्वेश्चन ही दे दूँ। हाँ, वो एंड में होगा। जैसे एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा फिर मैं कुछ वीडियोज़ में अच्छे लेवल के क्वेश्चन लूँगा। जैसे मैंने 10 क्वेश्चन ले लिए और आपके सामने लाते जाऊँगा और आप मतलब एज ए जैसे लाइव सेशन होता है वैसे मान सकते हो उस वीडियो को कि सॉल्व करते जाओगे। बिल्कुल वीडियो के पैरेलली साथ साथ करेंगे, आपकी हेल्प जितनी हो सकती है। लेकिन अभी देखो 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने हैं इस वीडियो में और तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ईजी नहीं है अब। टी प्रोड्यूसर मिक्सड 2 टाइप्स ऑफ टी। 2 तरह की चाय को वो मिक्स कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ₹18 पर kg एंड सेकंड ऑफ ₹20 पर kg। 2 तरह की चाय है, एक 18 रुपये वाली, एक 20 रुपये वाली। किस रेशो में मिक्स कर रहा है? इन द रेशो 5:3। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, नो नीड ऑफ एलिगेशन। बट मैं आपको इसमें एलिगेशन लगा के दिखाऊंगा। मेरा मेन पर्पज़ क्या है कि आपको मैं अपने तरीके सिखा सकूँ। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। आप क्या करोगे कि 18 वाली 5 किलो ले लोगे तो 18 5 90 की आ जाएगी। 20 वाली 3 kg ले लोगे 23 60 की आ जाएगी। 90 + 60 150 का सामान हो गया। और 21 रुपये के हिसाब से बेचना है तो 21 × 8 168, 18 रुपये का प्रॉफिट ओवर 150 निकाल लोगे। लेकिन अगर कल को वैल्यूज़ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी जिसमें मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे वहाँ 18.4 कर देता, यहाँ 20.2 कर देता, फिर मल्टीप्लिकेशन है ना कामयाब वहाँ पे। इसलिए एलिगेशन मेथड यहाँ पे ज़रूरी है जानना। लगाओ या नहीं लगाओ, इट्स अप टू यू। एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है क्योंकि क्या लिखा है? सोल्ड। इस रेट पे सेल किया तो ये सेलिंग प्राइस बन गया। वो दोनों कॉस्ट प्राइस थे। तो एलिगेशन तीनों सिमिलर चीज़ों पे लगती है। या तो उन दोनों को भी सेलिंग प्राइस बनाओ या इसको भी कॉस्ट प्राइस बनाओ। अब उन दोनों को तो मैं सेलिंग प्राइस नहीं बना सकता क्योंकि मुझे नहीं पता प्रॉफिट या लॉस के बारे में कुछ भी, और इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका कॉस्ट प्राइस कैसे बनाऊँ? सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस तभी बना सकता हूँ ना जब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पता हो, और वही चीज़ तो वो एंड में पूछ रहा है। इट मीन्स मैं इस 21 का भी यूज़ नहीं करूँगा। इसका एंड में देखेंगे, मैं तीसरा कॉस्ट प्राइस पता कर लूँगा कि मेरा जो मिक्सचर बना है पूरा मिक्स करके उसकी कीमत कितनी होगी। फिर देखेंगे कि सेल करने में फ़ायदा कितने का होगा। वो सेल करने में पता है 21 रुपये किलो के हिसाब से बेचना है, वो देखते हैं मुझे मिक्सचर वो पड़ता कितने का। तो मुझे ये वैल्यू भी पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है, ये वाली वैल्यू नहीं पता। मिक्सचर की वैल्यू नहीं पता ना हमें। ये वाली वैल्यू पता है कि ये 18 रुपये किलो वाला मिक्सचर है, मतलब चाय है। दूसरी 20 रुपये किलो वाली है, ये नहीं पता। ये भी CP, ये भी CP। तो मिक्सचर की CP नहीं पता ना, मिक्सचर की SP पता है। ये ध्यान रखना कि गलती से यहाँ 21 मत लिख देना। एक तरीका और है यहाँ 21 वाली गलती से बचने का कि मैंने आपको बताया हुआ ये जो वैल्यू होती है 18 और 20 के बीच में आनी चाहिए। तो 21 तो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो 21 तो यहाँ डेफिनेटली नहीं आ सकता। और ऐसे भी ध्यान रखना कि वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे इकट्ठे एलिगेशन नहीं लगा सकते आप। दिस इज CP, दिस इज CP, दिस मस्ट बी CP। तो ये नहीं पता ना मिक्सचर की CP, तो इसको ब्लैंक छोड़ो। ये वाली चाय कितनी लिया आपने? ये लिया 5, तो यहाँ 5 लिखो। दूसरी वाली कितनी लिया? 3, तो यहाँ 3 लिखो। फिर जब सेंट्रल वैल्यू मिसिंग होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए इनके सम के। तो डिफरेंस कितना? 18 और 20 में 2 का, और 5 और 3 का सम कितना? 8। तो दैट मीन्स 8 की वैल्यू ही 2 है। इनका सम 8 बन रहा है, ऊपर डिफरेंस 2 है, तो 8 की वैल्यू 2। काटेंगे अगर तो 4 की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। 1/4 को छोड़ो। अब मुझे यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालने के 2 रास्ते हैं। यहाँ तो मैं 18 में ये चीज़ प्लस कर लूँगा, या मैं 20 में से ये चीज़ माइनस कर लूँगा। प्लस करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, तो मैं 3 यूनिट की वैल्यू पता करूँगा क्योंकि वो 18 में सीधा सीधा प्लस कर लेंगे तो ये वैल्यू पता चल जाएगी। छोटी वैल्यू में ये चीज़ प्लस होती है, बड़ी वैल्यू में से ये चीज़ माइनस होती है, तो मेरे को छोटी वैल्यू में प्लस करके ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं 3 यूनिट की वैल्यू पता करूँगा। 1 की पता है, 3 की कितनी हो जाएगी?
3/4, और 3/4 कितना होता है 0.75। दैट मीन्स यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो 18 में 0.75 जुड़ेगा जब, तो ये वैल्यू कितनी बन रही होगी 18.75। दैट मीन्स मिक्सचर की सीपी कितनी है 18.75। जब सीपी पता चल गई, एसपी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी थी 21, तो 18.75 का सामान 21 में बेच रहे हो, फ़ायदा ही हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट ही बोला निकालने को उसने, तो प्रॉफिट तो हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? अगर ये 19 होता तो 19 का सामान 21 में बेचते तो 2 रुपये का फ़ायदा होता, लेकिन 0.25 का और हो रहा है। दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है 2.25 का। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो सीपी तो यही है, अपॉन 18.75 इंटू 100। डेसिमल के बाद ऊपर भी 2 डिजिट है, नीचे भी 2 डिजिट है। जब डेसिमल के बाद डिजिट्स की मात्रा बराबर हो तो डेसिमल हटा दो, और ये दोनों 25 के टेबल से कट रहे हैं, तो 25 से ही काट दूंगा। 25 9 ज़ा, 25 7 ज़ा 175, 125 5 ज़ा 75, और 100 भी कट रहे हैं। 25 3 ज़ा, 25 4 ज़ा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा 12% आंसर। इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करते तो इससे ज़्यादा शॉर्ट भी पड़ता, इससे ज़्यादा इजी भी पड़ता, लेकिन सिर्फ यही वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ काफ़ी सिंपल थी। मेरा मकसद ये है कि वैल्यूज़ कल को टफ आ जाए, 18.2 हो जाए और यहाँ 20.4 हो जाए, फिर मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेसिक तरीके से। मैं इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी कर देता हूँ, नो इश्यूज़, बट द मेन पर्पज़ इज़ कि आपको एलिगेशन लगाना भी आ जाए, ताकि आजकल तो ऐसी सिंपल वैल्यूज़ नहीं आती है, तो क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ऐसी वैल्यूज़ ली हैं। अगर आप कोई नए लेवल का क्वेश्चन देखोगे मॉक टेस्ट में, तो आपको ऐसी वैल्यू से नहीं दिखेगा। हाँ, रेशो में नहीं, वो चेंजेस करेगा, कर सकता है, यहाँ भी लिख सकता है 9/2:3/5, ताकि आपको रेशो भी पहले सिंपल करनी पड़े। इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे कि आपको साफ दिख रहा है कि पहली वाली चाय कितनी लेनी है, 5 यूनिट। 5 यूनिट मतलब 5 किलो ले लो, तो अगर 1 किलो 18 की है तो 5 किलो 90 की हो जाएगी। दूसरी वाली चाय 3 यूनिट लेनी है तो 3 किलो ले लो, 1 किलो 20 की है तो 3 किलो 60 रुपये की हो जाएगी। दैट मीन्स 150 रुपये की चाय बन गई, कितनी? 8 किलो। ये 5 किलो ली है और ये 3 किलो ली है, तो टोटल 8 किलो चीज़ कितने की है? 150 रुपये की। अब बेचना सामान, तो बेचते टाइम पूरी की पूरी चाय मिक्स करनी है, ये 8 का 8 kg एक जगह करना है, और 21 रुपये किलो के हिसाब से बेच देना आपको। तो ₹21 पर kg के हिसाब से बेचना, और कितने kg बेचनी? 8, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा? ₹168। 8 kg तो बेचोगे, 5 ये थी 3 ये थी, टोटल तो 8 होगी ना। 150 का सामान कितने में बिक गया? 168 में। कितने का फ़ायदा? 18 रुपये का फ़ायदा। जेब से कितने लगा के? 150 लगा के, इंटू 100, 1 0 से 1 0, 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 6 ज़ा, 6 2 ज़ा, 12% प्रॉफिट। इस तरीके से देखो कितनी जल्दी निकल गया। बट क्यों निकल पाया? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन आसान थी, या 90 लिखना बहुत आसान था मेरे लिए। यही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे अगर 18.4 और समथिंग लाइक दैट आ जाए, तो फिर 18.4 को 5 से मल्टीप्लाई करना इतना आसान तो नहीं होगा कि आप वर्बली कर पाओगे या ओरली कर पाओगे। पेन पे तो करना पड़ेगा, पेपर पे। तो देख लो यार, एक क्वेश्चन की 2 अप्रोचेज आपके सामने हैं। कोई और टीचर आएगा वो तीसरे तरीके से भी बता देगा किसी भी क्वेश्चन को, बट यू मस्ट रियलाइज़ क्वेश्चन पढ़ के कि यहाँ पे कौन सा तरीका मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। आपको टाइम बचाना है। आपने अगर जेके बैंक का पेपर दिया होगा और कल का जो रिज़ल्ट आ चुका है, आपने फील किया होगा कि पेपर तो बहुत ईजी था, एग्ज़ाम वॉज रियली ईजी। अगर एसएससी से कंपेयर कर लो या इवन जेके एसएसबी से कंपेयर कर लो, बट कट ऑफ 86, दैट मीन्स कि जो क्लियर किए हैं बच्चे, उन्होंने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में 85 प्लस किए हैं टोटल। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 29 क्वेश्चन तो किए तीनों में, 29 29 29 87। इंग्लिश में चलो 29 बंदा मान लेता है कि इंग्लिश में आपको स्पीड नहीं चाहिए, इंग्लिश में 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हो जाते हैं, बट मैथ और रीजनिंग में 20-20 मिनट में 35-35 क्वेश्चन करने हैं, जो कि इतनी इजी बात नहीं है कि आप बोलोगे हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, बट उसके लिए प्रैक्टिस कितनी चाहिए ये आप अभी नहीं रियलाइज़ करोगे अगर आप अभी बिगिनर हो। धीरे धीरे जब आप बाकी भी एग्ज़ाम्स देना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा कि बैंकिंग ही एक ऐसी चीज़ रह चुकी है अभी तक कि जिसमें स्पीड की सबसे ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, वेटेज है एक हिसाब से देखा जाए, तो सारी गेम स्पीड की है वहाँ पे, कंसेप्ट की नहीं है। क्वेश्चन वहाँ बैंकिंग के सारे कर लेंगे, मतलब उसकी रीजनिंग भी कोई बहुत हार्ड नहीं होती कि पीओ लेवल की आपको पजल्स आ जाती है, आती ईजी ही है,
बट ऐसा है कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है पजल्स पे या मैथ के क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन वगैरह पे प्रैक्टिस नहीं है आपकी, आप देख के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको पेपर पे लिखना पड़ता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है एक्स वगैरह लेके, तो फिर मुश्किल है ऐसे पेपर्स को निकालना। जेके एसएसबी में फ़ायदा क्या रहता है आपके लिए कि टाइम काफ़ी रहता है, टाइम काफ़ी रहता है तो बच्चे कर लेते हैं कैसे भी करके। बट आपको कभी भी वन डायमेंशनल बन के नहीं तैयारी करनी है, अपने लिए बाकी स्फेयर्स भी खुले रखो। आजकल कोई भरोसा नहीं है कि सिर्फ यही एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अपने लिए बाकी स्फेयर्स भी ओपन रखो। रिजिड बिल्कुल नहीं बनना, ना मैथ्स के क्वेश्चन में ना लाइफ में। तैयारी चाहे एक ही चीज़ की करो, बट ऑप्शन हमेशा ओपन रखो बाकी भी, कि वो पेपर भी आएगा तो देना है। और जब दोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एग्ज़ाम दे के ही बंदा सीखता है, घर पे जितना मर्जी मॉक लगा दो वो चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी जो एग्ज़ाम में जाके पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट कितनी बड़ी बात है। 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देख लो, इतना आसान नहीं है, बट अगर एलिगेशन से करोगे तो बहुत ईजी है और बहुत शॉर्ट भी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं पहले। अ शॉपकीपर बॉट 300 लैम्प्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर लैम्प। 300 लैम्प लाया वो, किस हिसाब से? 6 रुपये का एक लैम्प पड़ा उसको। तो मैं टोटल कॉस्ट नहीं निकालने वाला हूँ कि 300 इंटू 6 करूँ, 1800 निकाल दी। एज सम लैम्प्स वर डिफेक्टेड, अब सारे के सारे लैम्प्स उसके सही नहीं निकले, तो जो ख़राब थे वो उसने बेच दिए 4.5 रुपये के हिसाब से। 6 रुपये का लाया था और 4.5 रुपये का बेचा वो वाला, तो लॉस पे बेचा। 6 रुपये की चीज़ 4.5 रुपये बेच रहे हो तो लॉस पे बेच रहे हो। एंड रेस्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब कितने ख़राब थे नहीं पता ना, टोटल तो पता 300 थे, बट 300 में से कितने लैंप्स ख़राब थे नहीं पता। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि वो x मान लेंगे, वो 300 माइनस x मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम सीधी एलिगेशन लगाएंगे। क्यों एलिगेशन लगाने का मन कर रहा है इस क्वेश्चन में? बिकॉज कुछ हिस्सा अलग रेट पे बेचा है, कुछ हिस्सा 25% प्रॉफिट पे बेचा है, एंड फाइनली ही गॉट प्रॉफिट ऑफ इतना एट होल, पूरे पे इतना प्रॉफिट हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टेड लैम्प्स, इजीली बता देंगे। कैसे? यहाँ पे ले लेते हैं डिफेक्टेड और यहाँ पे ले लेते हैं जो डिफेक्टेड नहीं है, नॉन डिफेक्टेड, और यहाँ पे होल। तो दो चीज़ें तो परसेंटेज में है, ये भी 25% है, ये भी 16/2/3% है। तो पहली चीज़ परसेंटेज में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे कि 6 रुपये का लैंप कितने में बेच दिया था? 4.5 रुपये में। 6 रुपये की चीज़ 4.5 में बेच रहे हो, 1.5 रुपये का लॉस हो रहा है, 1.5 का लॉस हो रहा है। जेब से कितने पैसे लगा के? 6 लगा के इंटू 100। ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 आएगा। 15 1 जा 15 4 जा 1/4 कितना होता है? 25%। बट ये 25% का लॉस है। दैट मीन्स डिफेक्टेड बल्ब्स पे या डिफेक्टेड लैम्प्स पे शॉपकीपर ने लॉस उठाया। कितने परसेंट का? 25% का। तो लॉस को शो करने के लिए नेगेटिव साइन लगा देंगे, -25 लिख दिया। जो नॉन डिफेक्टेड थे वो उसने 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो यहाँ नॉर्मल 25 आ जाएगा, और ओवरऑल उसका हुआ है 16/2/3% का प्रॉफिट, तो यहाँ आ जाएगा 16 2/3। अब आपको पता है ये वैल्यू बीच में रेंज कर रही है, 25 से छोटी और -25 से बड़ी है। तो 25 में से अगर इसको माइनस करूँगा तो 25 में से 17 गए 8 और 2/3 और माइनस कर दिए। तो जब ये मिक्स फ्रैक्शन में माइनस करना हो तो कैसे करते हैं कि 25 में से आपको दिख रहा है 16 2/3 माइनस कर रहे हैं। 16 2/3 कितना होता है? 16.67। अभी डेसिमल में थोड़ा सा ध्यान रखना कि 2/3 होता है 0.67। तो 16.67 किसके पास है? 17 के ज़्यादा पास है। तो 25 में से मान लो 17 माइनस हो रहे हैं तो 8 बचेंगे। फिर आपको पता है कि 17 होने में तो अभी 0.33 का गैप और था, तो वो ऐड कर दो, तो 8.33 हो गया। 8.33 मीन्स 8 1/3, और 8 1/3 कितना होता है? 25/3। तो यहाँ आ जाएगा 25/3। पूरा सॉल्व करना तो कर सकते हो, कैसे करना है? 25 - 16 2/3। ये तो था रफ कैलकुलेशन करनी माइंड में, अगर प्रॉपर सॉल्व करना तो कर सकते हो। 25 - 16 3 48 और 2 50/3। 3 यहाँ आ जाएगा 75 - 50/3 बराबर 25/3। तो 25/3 ही आएगा। अब 25 में से ये चीज़ माइनस हो चुकी है, अब इसमें से ये माइनस होगा, तो इसको ऑलरेडी एक माइनस की साइन लग गया। दैट मीन्स ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस करना आसान रहता है फ्रैक्शन में, बिकॉज 25 और 16 41 और आगे 2/3 41 2/3 41 2/3 कितना होता है? 125/3। अब ये चीज़ रेशो में होती है, तो रेशो में होती है तो आमने सामने चीज़ें कटेंगी। 3 से 3 कटेगा और 25 के टेबल से 125 भी कट जाएगा। 25 1 जा 25 5 जा, क्या रेशो बनी? 1:5। एक बल्ब डिफेक्टेड, 5 नॉन डिफेक्टेड। बल्ब बोल लो या लैम्प बोल लो। तो टोटल कितने हो गए? 1 और 5 6, टोटल बन रहे हैं 6। क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 300।
दैट मीन्स एक की वैल्यू 50, बिकॉज 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30 आगे 0, एक की वैल्यू 50। तो क्या पूछा था, डिफेक्टेड बल्ब्स, तो डिफेक्टेड कितने आगे 50। नॉन डिफेक्टेड पूछते तो 5 × 50 250 बोल देता मैं। कैलकुलेशन कम है इसमें, कुछ नहीं किया, ये -25 निकाला सिर्फ मैंने, क्योंकि उसने मेरे को डायरेक्टली लॉस की परसेंटेज नहीं दी थी। उसने बोला 6 रुपये वाला लैंप कितने में बेच रहे हो, 4.5 रुपीज़ में। तो 1.5 का लॉस हो रहा था जेब से 6 लगा के, तो 25% का लॉस था, वो लिखा यहाँ पे। ये 25% का प्रॉफिट पहले से दिया था, ओवरऑल वाला प्रॉफिट पहले से दिया था। तो जब तीनों वैल्यूज़ होती हैं तो फिर इजीली माइनस ही करना होता सिर्फ। हाँ, बस यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन थी, तो मिक्स फ्रैक्शन में माइनस करना थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए दिक्कत वाला काम हो। तो मैंने बताया कि 25 में से पहले 17 माइनस कर लो, तो 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ये 17 नहीं था, ये तो 16.67 था। तो 16.67 को 17 होने में कितना फ़र्क है, 0.33 का। तो 8 में वो ऐड कर दो, 8.33, 8.33 क्या होता है 8/1/3, 8/1/3 इस 25/3। नहीं तो सॉल्व कर लो जैसे आपको ठीक लगे। और मिक्स फ्रैक्शन में प्लस करना आसान रहता है। ये प्लस क्यों किए, करने तो माइनस थे, किया माइनस ही है, बट इसमें से ये जब माइनस करोगे तो इसको एक माइनस की साइन ऑलरेडी लगी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 और 16 41, 41 2/3, 41 2/3, 41 3 123 प्लस 2 125/3, 3 से 3 कट गया, 25 1 25 5 ज़ा, इनकी रेशियो आ गई 1:5। दैट मीन्स टोटल लैंप्स कितने हो रहे हैं 6, जबकि टोटल कितने दिए हैं 300, एक की वैल्यू 50। तो वही पूछी थी कि डिफेक्टेड बल्ब्स कितने हैं, 50 ही है। तो 50 इज़ योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ पर्सन बॉट 50 पेन्स फॉर ₹50, 50 पेन लाया 50 रुपये के। ही सोल्ड 40 पेन्स, 40 बेच दिए किस प्राइस पे, एट 5% लॉस, प्राइस नहीं बताया। एट हाउ मच प्रॉफिट परसेंट ही हैज़ टू सेल रिमेनिंग, 40 बेचे ना, अभी 10 बाकी हैं, वो 10 कितने % प्रॉफिट पे बेचे जाएँ ताकि ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए पूरी ट्रांजैक्शन पे। तो ओवरऑल चीज़ भी पता है, ये वाली भी पता है, ये वाली निकाल लेंगे एलिगेशन लगा के। यहाँ कितने % का प्रॉफिट करवाना है, सॉरी लॉस करवाना है 5% का, तो -5 लिखेंगे। और यहाँ पेन कितने बेचे जा रहे हैं 40, तो ये लिख लेते हैं साथ में। अब अगर यहाँ 40 बेचे जा रहे हैं दैट मीन्स यहाँ 10 ही बेचने होंगे, क्योंकि पूरे पेन तो 50 ही हैं। और ये किसी प्रॉफिट % पे बेचने हैं, नहीं पता कितने पे। ओवरऑल पे कितना प्रॉफिट करवाना है 10% का, तो वो यहाँ लिखा जाएगा, ओवरऑल चीज़ सेंटर में लिखी जाती है। और अगर ऊपर 40-10 है तो नीचे भी 40-10 ही आएगा, जो रेशो ऊपर बनता है वही रेशो नीचे बनता है। तो रेशो चाहिए तो रेशो बना लो, 0 से 0 काट लो, 4:1 का रेशो आएगा नीचे भी। ठीक है, अब आपको पता है ये 10 जो है ये -5 से बड़ा है, तो 10 में से ये चीज़ माइनस होनी है, 10 में से ये चीज़ माइनस होनी है, तो इफेक्टिवली तो ऐड ही होगी, क्योंकि इसको माइनस की साइन पहले से लगी है। तो 10 - -5 इज़ एक्चुअली 10 + 5, तो 10 + 5 यहाँ 15 आएगा। मुझे तो यहाँ 1 दिख रहा है, दैट मीन्स 1 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू 60। अगर 1 की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू 60 ही होगी, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू जो आनी है वो 60 आनी है। और ये वाली वैल्यू मुझे पता है, अगर ये 10 से छोटा था तो ये वाली वैल्यू 10 से बड़ी होगी। अब 10 से बड़ी तो तभी बना सकता हूँ जब मैं 10 में ये चीज़ ऐड करूँ। तो 10 में जब मैं 60 ऐड करूँगा तो 70% इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप बचे हुए पेन्स जो हैं वो 70% प्रॉफिट पे बेचो, तभी आपको ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे 10% का प्रॉफिट होगा। खुद बताओ एलिगेशन से आसान मेथड अगर इस क्वेश्चन को करने का कोई है तो। नॉर्मल तरीके से हो जाता है, वैसे भी कर देता हूँ, बट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो CP ऑफ 50 पेन्स इज इक्वल टू ₹50, 50 पेन 50 रुपये के, दैट मीन्स एक पेन 1 रुपये का, तो एक पेन की CP कितनी आ गई 1 रुपया। उसने 40 बेचे एट 5% लॉस, तो 1 रुपये पे 5% लॉस 40 का करवा सकते हैं, 40 का 10% 4, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स इज इक्वल टू 40 पेन पड़े कितने के होंगे मुझे 40 रुपये के, क्योंकि अगर 50 रुपये के 50 पेन पड़ रहे हैं तो 40 पेन मुझे 40 रुपये के पड़े थे, बट मैंने वो घाटे पे बेचे। कितने घाटे पे 5% के लॉस पे। तो 40 का 10% होता है 4 रुपये, तो 5% होगा 2 रुपये, तो 2 रुपये के अगर लॉस पे बेच रहा हूँ 40 रुपये की चीज़, दैट मीन्स 38 की सेल कर दी, 38 के सेल कर दी मैंने 40 पेन। अब कितने बेचने और 10 और बेचने हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स
इज इक्वल टू, अब कैसे डिसाइड होगा, वो बोल रहा है ओवरऑल पे कितना प्रॉफिट कमाना है, 10% का। ओवरऑल पे 10% का प्रॉफिट कमाना है, दैट मीन्स 50 का सामान कितने में बेचना है, 55 में, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा। 50 का 10% कितना होता है, 5 रुपये। 5 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, दैट मीन्स सामान बेचना है 55 में। अभी तक कितने पैसे मेरी जेब में आ चुके हैं, 38, क्योंकि 38 के मैंने बेच दिए 40 पेन, ये बेच चुका हूँ। अभी 55 का पूरा माल बेचना है, दैट मीन्स 17 रुपये का बेचना पड़ेगा ये वाला। 10 का सामान कितने में बेचना पड़ेगा, 17 में, तभी तो 55 का बिकेगा। 38 तो हो चुके हैं, 17 का और बेच दूँ तो 55 हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स, 10 पेन मुझे कितने के पड़े हैं, 10 रुपये के, क्योंकि एक पेन 1 रुपये का। दैट मीन्स 10 रुपये का सामान बेचना है 17 रुपये में। 10 रुपये का सामान 17 में बेचना है, मतलब कितने पैसे कमाने हैं, 7 रुपये। जेब से कितने लगा के, 10 लगा के, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 10 जा 70%। देखो आंसर तो आएगा, आप किसी भी तरीके से करो आंसर तो आ जाएगा। द पॉइंट इज़ यू हैव टू डू इट इन क्विक टाइम। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन सबसे ज़्यादा बैंकिंग में, बिकॉज वहाँ पे सेक्शनल टाइम आउट होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को इंग्लिश करने में लगते सिर्फ 10 से 11 मिनट, तो मेरे खुद के 9 मिनट बर्बाद गए थे जेके बैंक के पेपर में, नहीं यूटिलाइज़ कर सकते आप। तो यही मेरे को बैंकिंग की सबसे बड़ी खामी लगती है। वो 9 मिनट अगर किसी और कंपोनेंट में मिल जाएँ तो फिर कैसे बीट कर सकते हो आप। बस यही है कि उसकी डिमांड अलग है कि आपकी रीजनिंग और मैथ की स्पीड दोनों की अच्छी चाहिए। एसएससी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे 60 मिनट मिले हैं, योर चॉइस किस कंपोनेंट को कितने देने हैं। तो आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप ये चूज़ करो या ये, जैसा आपको ठीक लगे। मैं पर्सनली बैंकिंग को इतना सही नहीं मानता हूँ खुद के लिए, बिकॉज मेरी रीजनिंग में इतनी कुछ खास स्पीड नहीं है और मैंने कभी उस पर मेहनत भी नहीं की, सीधी बात है जो। लेकिन अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आप रीजनिंग को भी लाइटली मत लो, क्योंकि मेरा तो माइंडसेट एक डेवलप हो चुका तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट आप लोग अभी अगर फ्रेशर्स हो या 20-21 साल के हो, तैयारी कर रहे हो, तो देख सुन के करना चीज़ों की तैयारी, मतलब एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। जैसे मैंने बच्चे देखे हैं, कर तो बैंकिंग की तैयारी रहे हैं, बट साथ साथ में पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह पे बड़ा एफर्ट मार रहे हैं, जबकि वो प्री में आना ही नहीं है। तो जो चीज़ प्री में ही नहीं आनी है भाई, तो उस पर अभी एफर्ट मार के क्या फ़ायदा। अभी तो उन 3 कंपोनेंट्स पे एफर्ट करो ना जो एक्चुअल में प्री की डिमांड है, वो क्वालिफाई करोगे तो आपको मेंस में जीएस का पेपर देना है। प्री ही नहीं निकलेगा तो वो जो जीएस पढ़ी हुई है वो कहाँ यूटिलाइज़ कर लोगे। सो मेक श्योर कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके बारे में आपको 100% नॉलेज हो, दैट्स व्हेन यू कैन बीट अदर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट स्टार्ट करूँगा, प्लस स्पीड टाइम और डिस्टेंस भी ला रहा हूँ साथ में पैरेलल में। तो तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका।